हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 12th केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2015 साल 2015 के बारे में। उसमें सबसे पहला सवाल आपका है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसके अभिलक्षण होगा LiCl। अब आयनिक अभिलक्षण होगा तो आयनिक अभिलक्षण कौन ज़्यादा रखता है? तो आयन के समान गुण दिखाने वाले को कहते हैं हम आयनिक अभिलक्षण। आयन के समान जो यौगिक आपको गुण दिखाता है उसे आयनिक अभिलक्षण कहा जाता है। तो एक यौगिक है आपके सामने LiCl और एक है KCl। तो आयनिक अभिलक्षण वो यौगिक ज़्यादा दिखाएगा जिसका धनायन का आकार छोटा होगा, ऋणायन का आकार बड़ा होगा। तो देखिए ऋणायन का आकार को दोनों, इसमें देखिए Li प्लस है, Cl माइनस है, इसमें देखिए K प्लस है, Cl माइनस है। तो ऋणायन जो है वो इक्वल आकार का है। तो अब निर्भर करेगा इसका आयनिक अभिलक्षण जो है धनायन के आकार पर। तो धनायन Li प्लस है और K प्लस है, तो दोनों में आकार छोटा किसका है? तो ऑटोमेटिक है जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो उसका आकार छोटा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका आकार बड़ा होगा। तो Li का एटॉमिक नंबर है 3 और इसका है आपका 19, तो इसका आकार छोटा है। तो आयनिक अभिलक्षण ज़्यादा संख्या में या ज़्यादा मात्रा में कौन प्रदर्शित करेगा? LiCl प्रदर्शित आपका करेगा। तो हमको लगता है ये प्रश्न आपको क्लियर है। हम अगला प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। CsCl के बनावट का संक्षिप्त विवरण दें। अब एक चीज़ है आपका हेलिना का रिबन कस के फारो। ये वर्ग 1 के सारे तत्व हैं। ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब के सब तत्व जो है वर्ग 1 के तत्व हैं। ये तत्व जब भी क्लोरीन के साथ कोई भी यौगिक बनाता है, क्लोरीन के साथ जब यौगिक बनाता है तो जितना भी कॉर्नर होगा, ये देखिए हम एक आपको बनाते हैं एकक कोष्ठिका का फिगर, जरा सा देखिएगा फिगर कैसे बनता है आपका, ये बात है। चलिए हम यहाँ लिखते हैं, ये फिगर हम एक एक कोष्ठिका का ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे। जब इस तरह मिलाया जाएगा टोटली तो एक आपका एकक कोष्ठिका लगेगा और एक दूसरे पर क्या है रखा गया है, मतलब सजाया गया है। इस प्रकार का संरचना दिखेगा। तो एक छोटा सा संरचना इस प्रकार लगेगा कि रखा गया है। यह है एकक कोष्ठिका। तो प्रत्येक कॉर्नर पर आपका Cl होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर आपका Cl होता है और मध्य भाग, बीच वाले भाग में आपका सीजियम उपलब्ध होता है। प्रत्येक कॉर्नर पर आपका Cl माइनस आयन उपस्थित होता है और सीजियम प्लस आयन उपस्थित होता है मध्य भाग में। अब इसका जो उपसह संयोजक कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 8 होता है। Cl का उपसह संयोजन संख्या 8 होता है। तो ये बात आपको लगता है क्लियर हो गया है। अगला है किसी घोल का परासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें परासरणी दाब दिया गया है। परासरणी दाब दिया गया है। परासरणी दाब को पाई से इंडिकेट किया जाता है। ये आपको 2.46 दिया गया है। उसके बाद है आपका इसका तापमान T कितना दिया गया है? 30 डिग्री सेल्सियस। जब भी पाई बराबर CRT फॉर्मूला लगाइएगा तो उसमें तापमान को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। जितना डिग्री सेल्सियस रहता है उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो आपका निकल के आ जाता है केल्विन में। तो इसको ऐड कीजिए 273 प्लस 30, ये हो जाएगा 30 है या 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो ये 300 केल्विन निकल करके आ गया। आपका जो टेम्परेचर 300 केल्विन आ गया। पाई का वैल्यू जो परासरणी दाब है ये आपका 2.46 है। और इसके बाद एक चीज़ और है, और इसमें R का वैल्यू
सभी गैस के लिए 0.821। ये देखिए इसको कहते हैं नियतांक। ये जो नियत रहता है, जो बदलता है, कांस्टेंट है। तो R इक्वल 0.0821। अब इसमें फाइंड C करना है, समाहरण। तो पाई बराबर होता है CRT। तो C बराबर हो जाएगा पाई बाय RT। तो पाई का वैल्यू 2.46 और इसके बाद आपका R का वैल्यू है 0.0821 इंटू 300। डाल दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए इसको आप जो मैथमेटिक्स वाला है थोड़ा थोड़ा बात है वो सॉल्व खुद से आप कर सकते हैं। जो तरीका था वो हम चर्चा कर लिए। अब एक बहुत बढ़िया सवाल है, ये हर बार पूछ सकता है, अब की बार जरूर पूछेगा, ये जान लीजिए। इसको भिभियाए करके नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोललता एवं मोलरता में डिफरेंस, अंतर। मोललता और मोलरता में अंतर बताइए। तो मोललता किसे कहते हैं? तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलय या घुल्ले की मात्रा को क्या कहते हैं हम? घुल्ले उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को हम मोललता, 1 kg। और जब 1 लीटर में वही चर्चा होगा तो वो आपका मोलरता। ये जो है मोललता, ये विलयन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि ये विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। एक है जो विलयन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा है विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। अब है उसके बाद ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये ताप पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये ताप पर निर्भर करता है। इसके बाद तीसरा अंतर आपका हो जाएगा, इसका जो SI यूनिट है मोल पर किलोग्राम है और उसका है मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। इसका मोल पर किलोग्राम है, उसका मोल पर लीटर है, SI यूनिट भी। अब है कि एक अभिक्रिया का दर आपके सामने गिवन है, R इक्वल आपको दिया गया है K नियतांक, A की घात 1/2 और B की घात आपका है 3/2। ये अभिक्रिया की दर दिया गया है, R इक्वल है, मतलब ये रिएक्टेंट का ये दर है, जो अभिकारक है इस दर से अभिक्रिया कर रहा है। तो नया अब है अभिक्रिया की कोटि निकालना है। तो कोटि बराबर होता है जो अभिकारक के जो घात है, तो अभिकारक के घात का टोटल योग जो होता है वो आपका कोटि होता है। तो इसका अभिकारक 1 की घात क्या है? 1/2। इसका घात है 3/2। तो 1/2 जोड़ 3/2, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, 1 + 3/2, यह आ जाएगा 4/2। मतलब इसका अभिक्रिया की कोटि आ गया आपका 2, अभिक्रिया की कोटि आ गया। अब है टिंडल प्रभाव, जरा समझिएगा टिंडल प्रभाव किसे कहता है। टिंडल प्रभाव, अब गर्मी के मौसम में अगर खपरेल का मकान होगा तो देखिएगा कि सूर्य के प्रकाश आते रहता है। सूर्य का प्रकाश आएगा तो छोटा छोटा छिद्रों के माध्यम से जब आपके घर तक, कमरा तक आता है तो देखिएगा छोटा छोटा धूलकण प्रकाश में बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडलीय धूलकण पर पड़ता है तो वायुमंडलीय धूलकण है प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। जब चारों तरफ फैला दिया तो प्रकाश को फैलने की घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब प्रकाश फैलता है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब वो शुद्ध विलयन होता है, तो विलयन होता है, तो विलयन में जब प्रकाश, जब शुद्ध चीनी का विलयन है उसमें प्रकाश को डालिएगा वो सीधा निकल जाएगा, उसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोलाइडी विलयन है, अगर वो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन जो होता है वो पदार्थ का जो उसमें छोटा थोड़ा बड़ा कण होता है। अब कोलाइडी विलयन वो होता है जिसमें जो विलयन है, शुद्ध विलयन है, तो विलयन के कण से थोड़ा बड़ा कण होता है, जबकि निलंबित कणों के आकार से छोटा आकार होता है कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार। तो ये इसका जो आकार होता है वो इतना होता है कि वो प्रकाश को मार्ग से भटका सकता है। तो अगर ये है, इसमें कोलाइडी विलयन है, इसमें छोटा छोटा कण है, अगर इधर से क्या किया जाए जी,
टॉर्च वाला रोशनी गुजारा जाए। टॉर्च वाला रोशनी इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो प्रकाश होगा क्या, विलयन से फैल जाएगा चारों तरफ। तो प्रकाश की किरणें को कोलाइडी विलयन के कणों से टकरा करके इधर उधर फैलने की घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको टिंडल इफेक्ट, इसलिए टिंडल इफेक्ट कहा जाता है क्योंकि इसका खोज, रिसर्च सबसे पहले इसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। अब है कि कॉपर का अयस्क है, कॉपर पायराइट है, CuFeS2, ये कॉपर का मुख्य अयस्क है, इसको याद रखिएगा। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम हम पिछले दिन भी चर्चा किए थे। राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, वो उस किसी भी विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक नमन वो निर्भर करता है कि वो उसके विलय के मोल अंश के समानुपाती। आपेक्षिक अवनमन जो है विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो अगर P है P1 नोट माइनस P नोट बट्टे P1 नोट इक्वल हो जाता है आपका N बट्टे कैपिटल N प्लस N। कहिएगा कि P1 नोट ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये विलय का मोल अंश है, ये विलय का मोल है, विलयक मोल है, और ये है जो विलायक का, और ये दोनों जब जोड़ दीजिएगा तो विलयन का मोल निकल करके आ जाएगा। तो आज हम चर्चा किए 2015 के क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए, अभी हम सब्जेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी आपके सामने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, मतलब क्वेश्चन बैंक जितना सारा चीज़ लेकर के आएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप